हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोदी जी ने दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2023 मतलब अगले साल तक 10 लाख वैकेंसी भरने का वादा किया है। खूब उसकी चर्चा हुई। वो 10 लाख वैकेंसी एसएससी, रेलवे इत्यादि के थ्रू भरी जानी है, जिनमें से रेलवे से हद मारकर जो एसएससी है उससे हद मारकर 3 से 4 मैक्सिमम मान लेते हैं 5 लाख वैकेंसी पूरा जोड़ जाड़ के। जब तक कि रेलवे की बड़ी वैकेंसी लोग नहीं देंगे तब तक वो 10 लाख का टारगेट पूरा नहीं होगा। जिसमें आप बहुत ज्यादा जो चर्चा सुनेंगे वो 3 वैकेंसी की। एक तो आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, ये वाली वैकेंसी। एक साथ ही आरपीएफ में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होती है और आरपीएफ कांस्टेबल वाली वैकेंसी होती है। तो इनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी चलते चलते थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बता दूं कि भाई इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकते। थोड़ा सा तो आप थोड़े से ध्यान से सुने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले एएलपी की बता दूं। एएलपी की एज आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए, 18 से 28 वर्ष होती है जनरल की। एससी एसटी ओबीसी इत्यादि को छूट होती है। और ये जिस वर्ष भी आपका निकलता है उसकी 1 जुलाई को काउंट होती है। एग्जाम की स्टेज देखें तो 2 स्टेज होती है, एएलपी में और टेक्नीशियन दोनों में। एक साथ ही फर्स्ट स्टेज जिसे सीबीटी 1 बोलते हैं, एक सीबीटी 2। एक बात याद रखिएगा कि सीबीटी 1 जो होते हैं उनके लिए, ये सीबीटी 1 तो सभी के लिए कॉमन होता है। सीबीटी 2 ये एएलपी और टेक्नीशियन जो ये वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने ट्रेड भरा होता है उनको दोनों को देना होता है। सीबीटी तो दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन जो एएलपी है वो साथ ही 2 सीबीटी के बाद में भी एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, जो एक ट्रेन के ड्राइवर एएलपी वाली वैकेंसी है। टेक्नीशियन के लिए केवल सीबीटी 1, सीबीटी 2। सीबीटी 2 के 2 पोर्शन हो जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए कॉमन और सेक्शन बी आपका ट्रेड वाला हो जाता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। जो फाइनल मेरिट लगती है वो सेकंड स्टेज जो सीबीटी 2 होता है इसके पार्ट ए पर डिपेंड करती है। और एएलपी के लिए पार्ट ए और बाद में फिर आपको सीबीटी भी क्वालिफाई करना पड़ता है। टेक्नीशियन के लिए केवल पार्ट ए जोड़ा जाता है। तो चलिए, इसमें मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, तो दोनों की चीजें जानने की कोशिश करना। सबसे पहले एएलपी के लिए आप लोग क्वालिफिकेशन देखोगे तो एएलपी के 2 डिपार्टमेंट हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रिकल, एक मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल में भी कई सारे डिपार्टमेंट है, जिनमें से एक होता है ट्रैक्शन। A1 इसमें मेडिकल चाहिए, मतलब जो दिव्यांग कैंडिडेट है, विजुअली हैंडीकैप्ड, ये इसको नहीं भर सकते। इसमें 3 प्रकार की आपकी क्वालिफिकेशन बता रखी है। पहली क्वालिफिकेशन आपने यदि 10th कर रखी है, मेट्रिकुलेशन, साथ में आपके पास आईटीआई भी होनी चाहिए। इसमें कुछ ट्रेड है उनमें से, या फिर इनमें से ये नहीं है तो 10th के पास आपको अप्रेंटिस होना चाहिए उन ट्रेड में। 10th प्लस अप्रेंटिस एक्ट के तहत आपने ट्रेनिंग कर रखी हो। ये भी नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या इनका मिला के, या तो 3 वर्ष वाला डिप्लोमा हो, डिप्लोमा 3 ईयर, डिप्लोमा भी ना हो तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बीटेक जिसे कहते हैं। इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो एएलपी आप भर सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमारे पास 3 वर्ष वाला डिप्लोमा नहीं है, लेकिन जो 12th प्लस 2 ईयर वाला डिप्लोमा, तो ये भी साथी अगर 12th में पीसीएम है और 2 ईयर वाला डिप्लोमा है तो ये आपके इक्विवेलेंट माना जाता है 3 ईयर डिप्लोमा के ही। चलिए, इसी प्रकार के सेम टू सेम मैकेनिकल में भी सेम टू सेम ही आपकी रिक्वायरमेंट है, बस आईटीआई के जो ट्रेड हैं वो अलग हो जाते हैं। आईटीआई के ट्रेड जो है वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। टेक्नीशियन विभिन्न डिपार्टमेंट में अलग अलग लगभग 84 प्रकार के टेक्नीशियन होते हैं। जो पिछली बार जब पोस्ट आई थी, कहीं पर वाइंडर, कहीं पर ब्लैक स्मिथ, तो ये अलग अलग आपसे आईटीआई मांगते हैं। इसमें 10th के साथ या तो आईटीआई या 10th के साथ आपके पास अप्रेंटिस एक्ट में कुछ ना कुछ कंप्लीशन जरूर होना चाहिए। इसी की वजह से इसकी मेरिट कम जाती है।
जबकि असिस्टेंट लोको पायलट की जो हायर सेकेंडरी डिप्लोमा डिग्री वाली होती है, इनकी जो कट ऑफ होती है वो काफी हाई जाती है। तो ये तो अलग अलग आ जाता है। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझ लीजिए जो आपका एएलपी के लिए है। इसमें साथी एक ही आप सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग जून के अलग अलग भर सकते हैं, केवल एक। पहले CBT1 फिर CBT2 केवल एएलपी के लिए, उसके बाद में सीबेट जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। अब इसके बाद में इसका कुछ अगर प्रोसेस देखोगे तो CBT1 ये कॉमन होता है, एएलपी टेक्नीशियन दोनों को देना होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 60 मिनट का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 आते हैं। एक क्वेश्चन साथी इसमें 1 मार्क का रहता है और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसे क्वालिफाई करते हैं अनरिजर्व के लिए 40%, ओबीसी 30, एससी 30, एसटी 25। लेकिन इसके बाद में भी मेरिट लगती है, मिनिमम मार्क्स इतने तो आपको लानी ही है। 60 मिनट 75 क्वेश्चन का ही हो जाता है। इसमें मैथ्स आती है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस मतलब बायो 10th स्टैंडर्ड की, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर भी 75 क्वेश्चंस में पूछी जाती है। इसमें साइंस, टेक, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं। CBT2 जो है इसके साथ ही 2 पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। CBT2 में CBT1 के लगभग जितनी भी वैकेंसी होती है उनके 15 गुना पर वैकेंसी के हिसाब से CBT2 के लिए बुलाए जाते हैं, जिसकी कुल ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट, मतलब इसमें लगभग 150 मिनट का पेपर होता है। 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों एक साथ देने होते हैं। पार्ट ए जो है इस पर टेक्नीशियन की मेरिट इस पर निर्भर करती है, एएलपी की भी फाइनल मेरिट इसी पर निर्भर करती है। बस एएलपी में एक और क्वालिफाइंग टेस्ट देना होता है। तो पार्ट ए 90 मिनट का, जो 2 घंटे 30 मिनट में से पहला है, पहला 1.5 घंटा 90 मिनट, क्वेश्चंस होंगे 100। इसमें आपको यही पार्ट ए में मैथ्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये एक अलग से जुड़ जाती है, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, चाहे वो आपका साइंस के हो, स्पोर्ट्स के हो, कल्चर के हो, पर्सनैलिटीज के हो। ये जो साइंस इंजीनियरिंग है इसमें बेसिक ड्राइंग, थोड़ा सा इंजीनियरिंग लेवल की साइंस आ जाती है। बाकी मैथ और रीजनिंग का सिलेबस इसमें कुछ नहीं बदलता। एक बात ध्यान रखिएगा, जो पार्ट ए के मार्क्स होते हैं वही आगे आपके काम आएंगे, लेकिन आपको पार्ट बी में क्वालिफाई जरूर करना होता है। जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है, जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है उसमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है। ठीक है भैया, चलिए ये दोनों के लिए है, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो। उसके बाद में पार्ट बी 60 मिनट का उसी समय होता है। इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 35% आपको लाना कंपलसरी है। यह साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट होता है। आप इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल के क्वेश्चन, और डीजीईटी की वेबसाइट पर इसका पूरा सिलेबस रहता है। चलिए उसके बाद में कि आपको कौन सा ट्रेड टेस्ट देना होगा। यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या उसके साथ कुछ कर रखा है तो आपको इनमें से टेस्ट देना होगा, ये ट्रेड का पेपर। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इत्यादि कर रखी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैकेनिक रेडियो टीवी का। यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या उसका कुछ कॉम्बिनेशन कर रखा है तो आप इनमें से इन ट्रेड के लिए एलिजिबल हो। यदि आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप इन ट्रेड के लिए एलिजिबल हो। और यदि आपने 10+2 फिजिक्स और मैथ के साथ तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक या वायरमैन, इन तीनों में से किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल हो। एएलपी के लिए जब पेपर 2 भी हो जाता है, CBT2 भी जो हो जाता है, उसके बाद में साथ ही एक सीबेट और होता है जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसमें 42 मार्क्स लाने कंपलसरी होते हैं। अब बात आ जाती है एएलपी की जो मेरिट लिस्ट होती है, जिन बच्चों ने सीबेट क्वालिफाई किया होता है, इसमें 70% तो साथ ही पार्ट ए और 30% जो एक कंप्यूटर बेस्ड सीबेट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके आधार पर एएलपी की मेरिट लगती है। तो CBT2 का पार्ट ए जो था, पार्ट बी तो क्वालिफाई करना है ही है 35% के साथ, इसका 70%, और जो ये सीबेट हुआ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको जिसको कहते हैं, बाकी 30% इसका। इन दोनों को लगा के एएलपी की मेरिट लगती है। जबकि जो टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट होते हैं
उनके लिए केवल ये जो पार्ट ए था इसके आधार पर 90 मिनट का 100 नंबर में से, लेकिन ये पार्ट भी क्वालिफाई करना दोनों को जरूरी होता है, जिसमें साथ ही 35% मिनिमम लाने पड़ते हैं। ये ट्रेड का टेस्ट होता है। तो ये हो जाता है एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए। 28 वर्ष तक की इनकी आयु होती है, इस बात को याद रखिएगा। 18 से 28 एएलपी टेक्नीशियन के लिए एज है। एससी एसटी ओबीसी इत्यादि को साथ ही इसमें छूट मिलती है। उसके बाद में यहीं पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का। आरपीएफ एसआई की वैकेंसी भी 2018 में आई थी। एक वैकेंसी एसआई और कांस्टेबल की इस बार भी आनी है 2022 में। ज्यादा दिन नहीं बचे, 9 महीना एंड होने वाला है, सिर्फ 3 महीने उसमें बचे, आएगी जरूर। इसमें एज जो होती है एसआई में ग्रेजुएशन, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन होती है, और 20 से 25 वर्ष इसमें साथी एज होती है। 20 से 25, यही अगर आप कांस्टेबल का देखोगे तो उसमें 18 से 25 हो जाती है जनरल के लिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी को छूट होती है। स्टेज क्या है, सीबीटी होता है। उसके बाद में आप देखोगे उसके 10 गुना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 4 स्टेज में आपका आरपीएफ का पेपर होता है। उस समय 1100 के करीब वैकेंसी थी। ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 25। एससी एसटी ओबीसी इत्यादि को छूट होती है, ग्रेजुएट। कुछ पेपर का पैटर्न से पहले आप ये जान लो कि हाइट वगैरह कितनी होती है। अनरिजर्व ओबीसी है तो पुरुष की हाइट 165, महिलाओं की 157 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए केवल चेस्ट 80-85 चाहिए। एससी एसटी के लिए हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, 160-152। गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊं और अदर जो है गवर्नमेंट की जिन कैटेगरी में हाइट में छूट है उनके लिए 163 और 155 हो जाती है। चलिए भैया, फेज 1 में सीबीटी होगा। सीबीटी में से आप किसी भी भाषा में एक डिफॉल्ट और उसकी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश चुन सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 90 मिनट का पेपर, 120 क्वेश्चन आते हैं। तो आरपीएफ एसआई में केवल एक पेपर होता है जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर का। इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाई करना जरूरी है और बाद में मेरिट लगती है। उसके बाद में इसमें की जो कुछ सिलेबस कुछ इस प्रकार से कि 50 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आती है, 35-35 नंबर के इसमें रीजनिंग और मैथ। और रीजनिंग मैथ में कोई टॉपिक नहीं छूटा होता, इसी प्रकार जनरल अवेयरनेस में भी कोई टॉपिक नहीं छूटा होता। तो 50 नंबर जीए, 35 नंबर का गणित, 35 नंबर की रीजनिंग। उसके बाद में पेट, फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट होता है, नाप तोल और दौड़ भाग। सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में, लॉन्ग जंप 12 फीट, हाई जंप 3 फीट 9 इंच। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होती है 4 मिनट में, 9 फीट लॉन्ग जंप, हाई जंप 3 फीट। जब आप इसे कांस्टेबल के लिए देखते हो तो कांस्टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं बदलता, सेम टू सेम, पेपर भी सेम टू सेम आएगा, इतने ही मार्क्स का, इतने ही नंबर का, हाइट वगैरह भी सेम टू सेम है। केवल ये जो टाइमिंग है ये 5 मिनट 45 सेकंड हो जाता है, और ये जो लॉन्ग जंप है ये 14 फीट, और हाई जंप जो है वो 4 फीट। तो कांस्टेबल में थोड़ी सी फिजिकल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हाइट वगैरह चेंज नहीं होती। और कांस्टेबल में एज जो है वो 18 से 25 आरपीएफ कांस्टेबल में, जबकि एसआई की एज जो होती है वो 20 से 25 वर्ष हो जाती है। पहली चीज आप ये समझ लें अच्छे से। तो ये मैं आपको 3 वैकेंसीज के बारे में बता रहा था, जिसमें एसआई कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन। अब जब आप इनके लिए देखते हैं कि भाई कब से तैयारी करें, कब से तैयारी ना करें, तो हमेशा याद रखिएगा इनके लिए कम से कम 6 माह की तैयारी चाहिए अच्छे से। यदि आज आप ये कंपटीशन करना चाह रहे हैं तो कम से कम 6 माह की तैयारी आपके पास होनी चाहिए, 6 मंथ्स की तैयारी अच्छे से, एक बिल्कुल एकजुट होकर, एकाग्र होकर, तब आप कंपटीशन कर सकते हैं। 47 लाख फॉर्म भरे गए थे, 47 लाख फॉर्म भरे गए थे 2018 में 64,000 वैकेंसीज के लिए। इस बार वैकेंसीज कम होंगी, ये फॉर्म की संख्या 60 पार मिलेगी। 12 लाख हटा दे तो 35 लाख अपीयर हुए थे, 35 लाख अपीयर हुए थे। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यदि आप एएलपी टेक्नीशियन की बात करोगे, यदि आप आरपीएफ एसआई इत्यादि की बात करोगे, 16 लाख के करीब फॉर्म, और कांस्टेबल में तो 10th मांगते हैं,
केवल 10th, जैसे जीडी में 10वीं मांगी जाती है, आरपीएफ कांस्टेबल, इसमें साथी लाखों की संख्या में फॉर्म होते, जबकि वैकेंसी हजारों से भी कम है। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल कुल मिला के 10 से 12,000 के करीब वैकेंसी होंगी, और एएलपी की वैकेंसी 20,000 प्लस, एएलपी टेक्नीशियन मिला के 20,000 प्लस की उम्मीद है। अब 6 महीने की तैयारी चाहिए, तो आप इसकी तैयारी शुरू कब से करें? इसकी तैयारी सबसे पहले तो आप ये दिमाग लगाएं कि आप किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। आपने अभी तैयारी शुरू की है या आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं? यदि आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो आपके कुछ सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे, जैसे मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। जो आरआरबी, एएलपी इत्यादि होती है, इसमें साइंस की एक विशेष भूमिका होती है, तो उसको आप शुरुआत से कर सकते हैं। एक ही आप ये सोचेंगे नहीं जी मैं तो अभी 18 या मेरी अभी एज हुई है, मैं अब से तैयारी करूंगा, मैं पहले से तैयारी नहीं कर रहा था। दोनों का अंतर है, दोनों को अपना रणनीति उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। 6 महीने अच्छे से इसकी पढ़ाई के लिए चाहिए यदि आप इसमें कुछ करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ फ्री क्लासेस की गाइडेंस दे रहा हूं जो अपने एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर चलती है। इनको आप बिल्कुल शुरुआत से, चाहे आप आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए ट्राई कर रहे हो, क्योंकि इसमें 50 नंबर की जीए आती है और बाकी 35-35 नंबर की रीजनिंग और मैथ, या फिर एएलपी टेक्नीशियन के लिए, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए, इसमें भी आप देखोगे तो कुल मिला के पेपर 1 तो 75 क्वेश्चन का, और पेपर 2 जो पार्ट ए होता है वो 100 क्वेश्चंस का। इसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग तो समान है, बस साइंस थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो इनके लिए आपको एक करंट अफेयर की क्लास, जो करंट अफेयर होता है वो सुबह 6 बजे वाली रेगुलर, जैसे कल नवरात्रि नई तरीके से शुरुआत कर सकते हो, सुबह 6 बजे संजीत सर की ये क्लास आपको जरूर लेनी है। और कल से ही साथ ही इसके नोट्स भी आपको साथ साथ बनाने हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। ये आपकी सुबह एक मैथ्स की क्लास होती है, और ये क्लास सोचिए 2018 से एएलपी आरपीएफ उन जमानों से होती आ रही है। सुबह 8 बजे रेलवे के अभ्यर्थियों की सबसे पसंदीदा क्लास मैथ्स की, अभिनंदन सर की सुपर 30। ये प्रॉपर रेलवे को टारगेट करके इस बार भी एनटीपीसी सीबीटी 2 हो या ग्रुप डी, दोनों में बच्चों ने बहुत पसंद की है। तीसरी क्लास साथी सुबह एक रीजनिंग की क्लास होती है। रीजनिंग ये वो क्लासेज है जिन्हें कल से ही आप लेना शुरू कर सकते हैं। ये प्रीति मैम की क्लास है, इस क्लास का भी फीडबैक बहुत अच्छा है। चौथी क्लास 10 बजे एक जनरल अवेयरनेस को टारगेट करके, रेलवे की जनरल अवेयरनेस, ये साथी सोनम मैम की क्लास है, जिसे आप कल से लेना शुरू कर सकते हैं। और 5वीं 11 बजे आप कहोगे तो मैं एक साइंस की क्लास विशेष तौर पर एएलपी इसको टारगेट करके सुजीत सर की शुरू कर देता हूं, सुबह 11 बजे साइंस स्पेशल। तो ये 5 से 6 घंटे की क्लासेस हैं जिन्हें आप सुबह से उठकर ले सकते हैं। छोटे छोटे नोट्स बनाकर, बिना कोई पैसे खर्च किए इनके नोट्स बनाकर आप तैयारी शुरू करोगे, एक हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा कि आप बहुत ही सही रास्ते पर हो। अभी आप कोर्स कब आएगा या नहीं आएगा इसको आप अभी मत सोचो, अभी सबसे पहले आप सुबह से क्लास लेना शुरू करो। सबसे अहम है एलिजिबिलिटी देखो कि भाई आरपीएफ में 18 से 28 एज चाहिए, और हाइट 165 100 वो है ही, और वही 120 क्वेश्चंस, 90 मिनट पेपर। आरपीएफ एसआई में देखोगे तो वही जो ग्रेजुएशन चाहिए 20 से 25 एज। एएलपी में देखोगे 18 से 28, थोड़ी सी क्वालिफिकेशन वहां पर डिफरेंट हो जाती है। तो आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करके फिर आपको ये चेक करना है कि भाई अभी जैसे मेरे सामने सीजीएल है तो मैं सीजीएल पे ज्यादा फोकस करूं, या अभी से मैं रेलवे की वैकेंसी, तो रेलवे की वैकेंसी आएगी, सीजीएल आपके सामने है। सीजीएल में मैथ है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है। वो कोई भी एग्जाम हो, मैथ, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग नहीं बदलती। बदलती क्या है, थोड़ा बहुत एएलपी में आपको साइंस स्पेशल पढ़नी पड़ेगी, अन्यथा 75% सिलेबस कंप्लीट एएलपी का सीजीएल के साथ, और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का तो 100% सीजीएल के साथ। तभी हमारा सीजीएल का एक ऑफिसर बैच एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप पर निकला हुआ है, 999 रुपए का वो आज रात तक, आप उसे लेकर एक साथ तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे कहें जी अभी हम कोर्स वगैरह नहीं लेंगे, हमें तो आप फ्री क्लासेस का बताइए, तो सुबह 6 बजे से शुरुआत होकर दोपहर के 12 बजे तक एक 6 घंटे का, किसी ऑफलाइन में भी आपको नहीं मिलेगा, 2-3 घंटे पढ़ा के घर भेज देंगे। प्रॉपर एक शेड्यूल आप फॉलो कीजिए, एक हफ्ते में आपको खुद में चेंज दिखने लगेगा। तो आप सभी लोग एग्जाम्पल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी इस नई भर्ती की तैयारी कर रहे हो, और
यदि कोई आपके मन में डाउट है, कोई किसी मेडिकल से लेकर या कोई और समस्या, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग उस डाउट को आपके दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग इस एग्जाम की तैयारी जरूर शुरू कीजिए और पहले सब कुछ चीजों की एलिजिबिलिटी वगैरह आप लोग चेक कर लेते हैं, वही क्लियरली अंदाजा हो जाता है कि मैं इनमें से किस चीज के लिए एलिजिबल हूं। ठीक है भैया, चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।